नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा। इस संघीय ढांचे की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें पावर्स यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है पार्लियामेंट और राज्यों के बीच में। मतलब कि कुछ शक्तियां तो दे दी जाती हैं देश की पार्लियामेंट को और कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं राज्यों के राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर्स को। अब अगर हमें यह जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट को और कौन कौन से सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं राज्यों के राज्य विधानमंडल को, तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 246। असल में आर्टिकल 246 के तहत 7वीं अनुसूची में दी गई हैं कुल 3 लिस्ट या 3 सूचियां, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। यहां पर लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है केवल और केवल देश की संसद के पास। जबकि लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट और इसमें दिए हुए सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। हालांकि यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो 3 सिचुएशंस हैं, इन 3 सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है राज्यों के साथ साथ देश की पार्लियामेंट को भी। लिस्ट 2 के बाद नंबर आता है अंतिम लिस्ट का, जिसे कि कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट, और इसमें दिए हुए सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है पार्लियामेंट और राज्यों के राज्य विधानमंडल दोनों के पास ही। तो यहां पर आपको जो एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो लिस्ट 3 है उसका जो नाम है कंकरेंट, वह स्टार्ट हो रहा है ABCD के तीसरे लेटर C से ही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि लिस्ट 3 स्टार्ट होगी ABCD के तीसरे लेटर से ही, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि लिस्ट 3 कौन सी है, लिस्ट 2 कौन सी है और लिस्ट 1 कौन सी है। अब अगर आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सी सूची या कौन सी लिस्ट में दिए हुए हैं कितने सब्जेक्ट, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि ये तीनों लिस्ट दी हुई हैं कौन से शेड्यूल या कौन सी अनुसूची में। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये तीनों की तीनों लिस्ट दी हुई हैं 7th शेड्यूल में, इसलिए आप लिख दीजिए 7 और बीच में लिख दीजिए 7 से एक कम यानी 6। तो यहां पर 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची की वजह से 7 का नंबर तो बहुत आसानी से ध्यान में रह जाएगा आपको। इसके बाद आपको बस ध्यान में रखना है 4 का नंबर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 4 और उसके बाद 4 का 1.5 गुना 6 लिख दीजिए और 6 के बाद 6 का 1.5 गुना 9 लिख दीजिए। तो ये तीनों संख्याएं हो गई इन तीनों लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट की संख्या हमारे मूल संविधान के मुताबिक। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इन तीनों लिस्ट में इतने इतने सब्जेक्ट थे। अब अगर हमें यह पता लगाना है कि आज के दिन इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, तो उसके लिए हमें रटना नहीं है कुछ भी, बल्कि एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि हमारे देश का जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था 7th शेड्यूल में। और वो चेंज ये था कि स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के जो ये 5 सब्जेक्ट थे, इन 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से हटाकर शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। तो इस तरह से आज के दिन कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट की संख्या हो जाएगी 47 + 5 यानी 52। जबकि जो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची है उसमें आज के दिन सब्जेक्ट की संख्या हो जाएगी
66 माइनस 5 यानी 61। अब बात रही ये कि यूनियन लिस्ट में आज के दिन सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये लगातार चेंज होती रहती है समय समय पर, और आज के दिन इसमें सब्जेक्ट की कुल संख्या है 100 यानी 100। स्टेट लिस्ट में जो 61 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आज के दिन, इनको ध्यान में रखने के लिए हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे केवल 6 छोटे छोटे वर्ड्स। जी हाँ, केवल 6 वर्ड्स। इन 6 में से पहला वर्ड होगा पुलिस। असल में स्टेट लिस्ट के सारे 61 सब्जेक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पुलिस का ही। इसीलिए मैं आपको पुलिस से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, और उस कहानी से आपको ध्यान में रह जाएंगे पुलिस से रिलेटेड स्टेट लिस्ट के 7 सब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस, जेल आदि आदि। हमारे जो 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें से दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल लोग। कहने का मतलब कि राज्य स्तर के जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं या फिर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड 7 सब्जेक्ट भी दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में ही, जैसे कि इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के चुनाव, और राज्य लोक सेवाएं आदि आदि। तीसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे को ध्यान में रखना है वो है पंचायत या पंचायतें। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पंचायतें आती हैं पूरी तरह से राज्य सरकारों के अंडर में ही। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारें ही ये तय करती हैं कि उस राज्य की पंचायतों के पास क्या क्या अधिकार होंगे। अब जब एक राज्य सरकार जो है वो ही पंचायतों को अधिकार देगी, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार तो वो ही अधिकार दे सकती है जो ऑलरेडी उसके पास हो। तो इसलिए पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जो जो अधिकार होंगे वो निश्चित रूप से ही शामिल होंगे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी, या स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में भी। तो इस तरह के कुल 12 सब्जेक्ट हैं जो कि कॉमन हैं दोनों के लिए, राज्यों वाली जो स्टेट लिस्ट है इसके लिए भी, और पंचायतों के अधिकार क्षेत्र वाली जो 11वीं अनुसूची है उसके लिए भी। इस तरह के कॉमन सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर यानी कृषि का। अब यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारे जो 6 इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसमें से जो पहले 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो तो स्टार्ट हो रहे हैं पी से, और अब बाकी बचे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्टार्ट होंगे टी से। इस तरह से चौथा वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि हमें ध्यान में रखना है वो है ट्रेड यानी व्यापार। असल में ट्रेड से रिलेटेड 6 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में, लेकिन यहां पर ट्रेड से मतलब केवल एक राज्य के भीतर होने वाले व्यापार से ही है। अगर कहीं भी इंटर स्टेट ट्रेड मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार के बारे में बात हो रही हो, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार की बात हो रही हो, तो इस तरह के व्यापार तो आएंगे यूनियन लिस्ट में। क्योंकि ये जो 2 वर्ड हैं इंटर स्टेट और इंटरनेशनल, ये जब भी किसी सब्जेक्ट में आ जाएं तो आपको समझ जाना है ये सब्जेक्ट तो कभी भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके बाद 5वां जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे को ध्यान में रखना है वो है टैक्स। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि टैक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कंकरेंट लिस्ट में नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट पर दोनों का ही अधिकार है, राज्य का भी और केंद्र का भी। जबकि टैक्स तो एक ऐसा मामला है जहां आपको स्पेसिफिकली ये बताना होगा कि ये केंद्र को जाएगा या राज्यों को जाएगा। इसलिए टैक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट या तो स्टेट लिस्ट में होगा या यूनियन लिस्ट में, लेकिन कभी भी कंकरेंट लिस्ट में नहीं होगा। इस तरह से टैक्स से रिलेटेड कुल 13 सब्जेक्ट दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में। अब
छठा और अंतिम इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि हमें ध्यान में रखना है वो है टाइम पास या एंटरटेनमेंट। असल में टाइम पास के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में, जैसे कि सिनेमा, स्पोर्ट्स आदि आदि। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपको ध्यान में रखने हैं ये 6 छोटे छोटे वर्ड्स, और इनकी मदद से आप किसी भी एग्जाम में बहुत आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं हमारी स्टेट लिस्ट या राज्य सूची में। इन 6 इंपॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स बच गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन उनको आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि उनको तो आप सुन लीजिए 1 या 2 बार बिल्कुल आराम से, क्योंकि इन 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ध्यान में रखने के बाद वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स तो आपको ध्यान में रह जाएंगे अपने आप ही। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं पुलिस से रिलेटेड 7 सब्जेक्ट की। पुलिस से रिलेटेड जो 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में, उनको ध्यान में रखने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपको पुलिस से रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट ध्यान में रह जाएंगे अपने आप ही। तो असल में हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले ही मेरे गांव में आ गई थी पुलिस। क्यों आ गई थी? क्योंकि एक शराबी जो था वो शराब पीकर हुड़दंग मचा रहा था सार्वजनिक रूप से। हुड़दंग मचाने को हम कानून की भाषा में कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर भंग करना या लोक व्यवस्था भंग करना। तो यहां पर पहला सब्जेक्ट तो हो जाएगा पुलिस, इंक्लूडिंग विलेज पुलिस। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, यानी मादक लिकर या शराब। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था। इन 3 सब्जेक्ट के बाद में एक बार फिर से लौटते हैं अपनी कहानी पर। पुलिस ने जब शराबी को पकड़ लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस फिर उसे थाने लेकर आ गई अपने व्हीकल में डालकर। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा व्हीकल्स। अब थाने लाकर पुलिस ने उसे कर दिया जेल में बंद। तो अगला सब्जेक्ट हो जाएगा प्रिजन्स एंड रिफॉर्मेटरीज, यानी कारागार और सुधारालय। अब आप यहां पर क्या सोच रहे हैं कि जेल में डाला और कहानी खत्म? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पुलिस को उसके बाद उस अपराधी को पेश भी करना पड़ता है कोर्ट में। तो इसलिए अगली स्टेप यही होगी कि कोर्ट की जो तमाम फीस वगैरह थी या जो भी दूसरी फॉर्मेलिटीज थी उनको पुलिस के द्वारा पूरा किया गया और उस शराबी को उसके बाद में कोर्ट में पेश किया गया अगले दिन। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट फी। अब यहां पर कोर्ट के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई बहुत बड़ी कि उस शराबी को सजा सुनाएं तो क्या सुनाएं, क्योंकि उसने तो बस शराब पी थी और थोड़ा बहुत हल्ला मचाया था। इसलिए कोर्ट ने उसको कहा कि आपको सजा दी जाती है भारत में किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्रा करने की। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा पिलग्रिम इन इंडिया, यानी भारत में तीर्थ यात्रा। इसी के साथ पुलिस से रिलेटेड जो 7 सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में दिए हुए वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल लोगों से रिलेटेड 7 सब्जेक्ट की। पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं हमारी स्टेट लिस्ट में। और इन 7 सब्जेक्ट में से जो पहले 4 सब्जेक्ट होंगे वह रिलेटेड होंगे राज्य स्तर के नेताओं या उनके चुनावों से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। सेकेंडली पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमएलएज, यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। थर्डली राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते। फोर्थली राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते। इन पहले 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद अब जरा ये सोचिए कि नेताओं के अलावा पुलिस से ज्यादा पावरफुल
कौन होता है? जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं पुलिस से। तो अब आगे आने वाले सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे इन्हीं से, यानी बड़े बड़े अफसरों से, जैसे कि फर्स्टली स्टेट पब्लिक सर्विसेज यानी राज्य लोक सेवाएं। इसके बाद अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बारी आएगी इन अफसरों की सैलरीज या पेंशन की। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा स्टेट पेंशन यानी राज्य की पेंशन। अब जरा सोचिए कि नेताओं और अफसरों को इतनी ज़्यादा सैलरी, अलाउंस और पेंशन मिल रही है, तो उसका क्या असर होगा? उसका असर तो यही होगा कि जो राज्य है उस पर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए इस कैटेगरी का अंतिम सब्जेक्ट हो जाएगा पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट यानी राज्य का लोक ऋण। इसी के साथ पुलिस से भी ज़्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं एक राज्य में, उनसे रिलेटेड स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे पंचायतों से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में। अब आगे आने वाले सब्जेक्ट कॉमन होंगे राज्यों और पंचायतों दोनों के लिए। मतलब ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में भी आएंगे और पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड जो 11th शेड्यूल या 11वीं अनुसूची है उसमें भी आएंगे। तो इस कैटेगरी का पहला सब्जेक्ट हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि म्युनिसिपैलिटीज, नगरपालिकाएं, पंचायतें और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी चीजें आती हैं पूरी तरह से राज्यों के ही अधिकार क्षेत्र में। अब आगे बढ़ने के लिए हमें ये इमेजिन करना होगा कि पंचायतें तो होती हैं सिर्फ और सिर्फ गांव में ही। इसलिए जाहिर सी बात है कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जो सब्जेक्ट आएंगे वो रिलेटेड होंगे गांव में रहने वाले लोगों की समस्याओं या उन्हीं की जरूरतों से। तो फिर जरा सोचिए कि गांव में रहने वाले एक गरीब किसान को खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इस व्यू पॉइंट से अगला सब्जेक्ट हो जाएगा लैंड या भूमि, क्योंकि जब तक आपके पास जमीन नहीं होगी तब तक खेती करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। खेती करने के लिए भूमि के बाद हमें जरूरत पड़ेगी पानी की। तो अगला सब्जेक्ट हो जाएगा जल और सिंचाई। जल के बाद जरूरत पड़ेगी बिजली की। तो अगला सब्जेक्ट हो जाएगा टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पर कर। अब जब जमीन, पानी और बिजली हर चीज का जुगाड़ हो गया है तो फिर खेती करना हो जाएगा पूरी तरह से पॉसिबल। इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा कृषि। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी किसी सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर वर्ड आ जाए तो वह हमेशा ही शामिल होगा स्टेट लिस्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एजुकेशन यानी कृषि शिक्षा। वैसे देखा जाए तो एजुकेशन एक सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, लेकिन यहां पर एजुकेशन से पहले एग्रीकल्चर वर्ड आ गया, इसलिए ये जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो शामिल हो जाएगा स्टेट लिस्ट में। अब आगे बढ़ने के लिए जरा ये सोचिए कि खेती के अलावा और कौन कौन से रोजगार के साधन होते हैं गांव में। तो जाहिर सी बात है बारी आएगी पशुपालन की। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा पशुधन का संरक्षण। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि कोई भी ऐसा गांव जिसके आसपास कोई बड़ा तालाब वगैरह है, वहां पर पशुपालन के अलावा मछली पालन का जो काम है वो भी एक बहुत बड़ा साधन होता है रोजगार का। इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा फिशरीज यानी मछली पालन। इसी के साथ गांव से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रोजगार की कमी, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट तो हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है गांव की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से रिलेटेड सब्जेक्ट की, यानी अच्छी एजुकेशन की कमी से रिलेटेड सब्जेक्ट की। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाएगा एजुकेशन से, जो कि है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड होने वाला है उस वर्ड से जो कि हमेशा एजुकेशन के साथ ही आता है, मतलब कल्चर या संस्कृति। तो इसलिए कल्चर से रिलेटेड अगला सब्जेक्ट हो जाएगा मार्केट एंड फेयर्स
यानी बाजार और मेले। रोजगार और एजुकेशन की कमी के बाद में जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है गांव में, वो होती है ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के कमजोर वर्ग। इसलिए समाज के कमजोर वर्गों से रिलेटेड अगला सब्जेक्ट हो जाएगा निःशक्त जनों की सहायता। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड जो 11वीं अनुसूची है, उसमें 2 या 3 ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो जरूरी हैं गांवों और शहरों दोनों के लिए ही समान रूप से। बिल्कुल इसी तरह के 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में भी। ये 2 सब्जेक्ट हैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन यानी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और सेकेंडली रोड्स एंड ब्रिजेज यानी सड़कें और पुल। तो ये थे वो तमाम कॉमन सब्जेक्ट जो कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में भी आते थे और राज्यों से रिलेटेड जो स्टेट लिस्ट है उसमें भी शामिल थे। पंचायतों के अलावा नगर पालिकाओं यानी म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड जो 12वीं अनुसूची है, उसमें भी 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि उस अनुसूची के अलावा स्टेट लिस्ट में भी दिए हुए हैं, जैसे कि कब्रिस्तान और शमशान। अब आगे हम बात करेंगे ट्रेड यानी व्यापार से रिलेटेड सब्जेक्ट की। व्यापार से रिलेटेड जो 6 सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में, उनमें से पहला सब्जेक्ट तो हो जाएगा राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। इसके बाद अगले जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो भी पूरी तरह से मिलते जुलते होंगे व्यापार वर्ड से ही, जो कि हैं फर्स्टली इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, और सेकेंडली प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स यानी माल का उत्पादन और प्रदाय। इसके बाद बारी आएगी लोगों को उधार देने का व्यापार करने वाले साहूकारों की, तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा मनी लेंडिंग यानी साहूकारी। इसके बाद बारी आएगी व्यापार के 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स की, यानी 2 बड़े बड़े बिजनेस की, जो कि हैं खानों और गैस का बिजनेस। तो इसलिए अगले 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे गैस और गैस संकर्म तथा खानों का विनियमन। इसी के साथ ट्रेड यानी व्यापार से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में, वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब आगे हम बात करने वाले हैं टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की। टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का ये पार्ट आपके लिए रहने वाला है बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों? क्योंकि राज्यों को जो टैक्स लगाने का अधिकार मिलेगा, जाहिर सी बात है वो तो उन्हीं सब्जेक्ट पर मिलेगा जिनको हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। इसीलिए टैक्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे स्टेट लिस्ट में, उनमें से एकाध सब्जेक्ट को छोड़कर लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट वही होंगे जिनको हम जान चुके हैं एडवांस में ही। तो वीडियो का ये पार्ट एक तरीके से हमारा हो जाएगा रिवीजन। तो टैक्स से रिलेटेड स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट इस तरीके से होंगे। फर्स्टली लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व, सेकेंडली भूमि और भवनों पर कर, थर्डली कृषि आय पर कर, देन फोर्थली कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, फिफ्थली कृषि भूमि के संबंध में स्टेट ड्यूटी या संपदा शुल्क, सिक्स्थली खनिज अधिकारों पर कर, सेवंथली लिकर या शराब पर उत्पाद शुल्क, देन एटली व्यापार और वृत्तियों पर कर, देन नाइन्थली व्हीकल्स या यानों पर कर, देन टेंथली नौकाओं और जीव जंतुओं पर कर, देन 11थली पेट्रोल डीजल और नेचुरल गैस की राज्य में बिक्री पर कर, एंड देन 12थली माल और यात्रियों पर लगने वाला कर, एंड देन लास्टली टोल यानी पथ कर। अब आप यहां पर यह मत सोचना कि मेरे शहर के पास से जो नेशनल हाईवे जाता है उस पर जो टोल लगा हुआ है वो तो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। उसका रीजन ये है कि अगर किसी हाईवे को पार्लियामेंट नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर देती है तो फिर वो हाईवे आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में।
इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट लिस्ट के ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनको अगर पार्लियामेंट कानून बनाकर नेशनल या राष्ट्रीय डिक्लेयर कर दे तो फिर वह आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, यानी एक तरह से यूनियन लिस्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हाईवे हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, कोई स्मारक हो गया, आदि आदि। तो इसलिए एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आप ये ध्यान में रखिए कि जब आपसे ये पूछा जाए कि रोड या हाईवे कौन सी लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, तो इसका आंसर तो होगा स्टेट लिस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कोई रोड या हाईवे जिसको कि पार्लियामेंट नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर चुकी है, वह कौन सी लिस्ट में आएंगे, तो उसका जवाब हो जाएगा यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसी के साथ टैक्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में वो तो हो गए हैं कंप्लीट। टैक्स से रिलेटेड इन सब्जेक्ट में आप आसानी से देख सकते हैं कि टोल के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट तो हम स्टडी कर चुके थे पहले ही। अब आगे हम बात करेंगे टाइम पास वाली चीजों यानी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट की। टाइम पास या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में वो इस तरीके से होंगे। फर्स्टली एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन और आमोद। सेकेंडली थिएटर और सिनेमा। थर्डली दाव और दूत। एंड देन फोर्थली संग्रहालय और प्राचीन स्मारक। एंड फिफ्थली स्पोर्ट्स यानी खेलकूद। इसी के साथ टाइम पास या एंटरटेनमेंट जैसी चीजों से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। अब वीडियो का जो ये आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट जो कि दिए हुए हैं हर लिस्ट में, फिर चाहे वह यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या फिर कंकरेंट लिस्ट हो। ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट इस तरह से हैं। फर्स्टली इस सूची में दिए हुए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड फीस, लेकिन इसमें कोर्ट फीस शामिल नहीं है। सेकेंडली इस सूची में दिए हुए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कानूनों के अगेंस्ट में किए गए ऑफेंसेज या अपराध। थर्डली इस सूची में दिए हुए सब्जेक्ट के रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सारे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन या अधिकारिता। तो ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे हर लिस्ट में ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।